नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल। लेक्चर सीरीज के क्रम में मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं 69वीं बीपीएससी के अगले लेक्चर को लेकर के। आधुनिक भारत की लेक्चर चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर्स चल रही हैं, एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रेंडी क्वेश्चंस को भी हम देखते जा रहे हैं और इस क्रम में हमने पीछे जो है कई सारे चैप्टर्स को हमने रिवाइज कर लिया है और अब बारी है अगले चैप्टर की। और ये अगला चैप्टर आधुनिक भारत का है और सबसे प्रमुख है क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में प्रश्न आने ही आने हैं। वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया, जो 1773 से लेकर के और 1947 के दौर में जितने भी गवर्नर जनरल हुए और वायसराय हुए और उनके कार्यकाल में कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई, कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई, कौन कौन से वॉर लड़े गए, बैटल्स लड़े गए, उन सब के जो निचोड़ है, सबका जो निचोड़ है वो आपके सामने अभी देखने को मिलेगा प्रश्न के माध्यम से। लेकिन शुरू करने के पहले आपके सामने मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिए, अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर टैग करना मत भूलिए और जो नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस आए वो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। आज की क्लास की जो चैप्टर है वो है गवर्नर जनरल, वायसराय और इनसे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है और पहला प्रश्न आपके सामने है कि इन द पीरियड ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल एडुकेशन वाज फॉर्मली स्टार्टेड थ्रू इंग्लिश मीडियम। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई। आपको जैसे पता है कि हमारे मध्यकाल का जो वक्त चल रहा था, मध्यकालीन वक्त समय, उस समय हम आधुनिक शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। आज हालांकि आधुनिक शिक्षा का डिफिनीशन अलग अलग समय में अलग अलग दिया जा सकता है। हम आधुनिक शिक्षा किसको माने, इस पे बहुत सारे जो है इस पर बहुत सारी बहस हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे आधुनिक शिक्षा कहने का मतलब है उन पश्चिमी शिक्षा की बात कर रहे हैं और हम ज़्यादा फोकस्ड थे किस पे, ग्रंथों की और जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे। या मुस्लिम्स जो हैं वो कुरान की शिक्षा ले रहे हैं, हिंदूज जो हैं वो पुराणों की शिक्षा ले रहे हैं, उपनिषदों की शिक्षा ले रहे हैं, वेदों की शिक्षा ले रहे हैं। तो संस्कृत विद्यालय और मदरसे जो हैं उस समय बहुतायत मात्रा में हुआ करती थी, लेकिन वो संगठित रूप से नहीं हुआ करती थी और उस पर विशेष तौर पे राज्य का फोकस नहीं होता था, वो राज्य के अंदर में नहीं आती थी। राज्य विशेष तौर पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाता था शिक्षा को लेकर के। तो जिस वक्त भारत में अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था करनी शुरू की, उस वक्त जो है भारत में शिक्षा को लेकर के कोई एक संगठित ढांचा नहीं था, उसकी कोई एक पॉलिसी नहीं थी, डिफाइंड पॉलिसी नहीं थी। सबसे पहले अंग्रेजों ने इस बात को समझा कि भारत की शिक्षा पद्धति को बदलने की आवश्यकता है और शिक्षा पद्धति को बदलने की आवश्यकता के क्रम में सबसे पहला प्रयास वैरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया और वैरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहला 1781 में एक मदरसा खोला जहां पे अरबी और फारसी की शिक्षा जो है देनी शुरू की। इसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, हम भूल चुके थे हम अपनी ही वेद और ग्रंथों को, क्योंकि ये वेद ग्रंथ की जो अध्ययन है वो खास तौर पे जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर की जातियां हैं, जो अपर कास्ट हैं, उन्हीं को प्रिविलेज था उसको पढ़ने की। जो नीचे की जातियां हैं उनको इसकी शिक्षा नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि उन्हें तो स्कूल में जो पाठशालाएं होती थी, जो ग्रामीण स्तर पे पाठशालाएं होती थी, जो अंचल स्तर पे पाठशालाएं होती थी, वहाँ पे छोटी जातियों को तो घुसना ही मना था, वहाँ पे परछाई भी उनकी नहीं पड़ सकती थी। तो ये जो उस समय की जो शिक्षा का जो पद्धति है उसमें किसको प्रिविलेज विशेषाधिकार मिला हुआ है, अपर कास्ट को विशेषाधिकार मिला हुआ था, उन्हीं को यह शिक्षा जो है दी जाती थी। तो ये चीज़ें बदलेंगी, ये अंग्रेजों के समय में चीज़ों में बदलाव होगा। अंग्रेजों ने कई सारी समाज सुधार किए और भारतीय लोगों के माध्यम से ही समाज सुधार वो हुआ, जिसमें कई सारे समाज सुधारक भी सामने निकल के आएंगे। उससे संबंधित प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन में। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि भाई यहाँ पे हमने बोला कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, विलियम जोन्स ने
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। और उसके बाद जो है कई सारे ग्रंथों को हमने इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू किया। जैसे विल्किंसन ने जो है अनुवाद किया महाभारत का, हितोपदेश का। हमारे विलियम जोन्स साहब ने अनुवाद किया इसका अभिज्ञान शकुंतलम का। बाद में जो है उन्होंने भगवत गीता का भी उन्होंने जो है वो अनुवाद हुआ है। तो इस क्रम में इन्होंने अब हमारे ग्रंथों का अनुवाद किस लिए किया, ताकि जो है ये हमें समझने का प्रयास कर रहे थे, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को समझने की प्रयास कर रहे थे। और इसी क्रम में हमने उस चीज़ों को जाना जिन चीज़ों को हम भूल चुके थे। हमें याद दिलाया इन लोगों ने, इन अंग्रेजों ने हमें याद दिलाया कि हम कितने गौरवशाली और गौरवपूर्ण इतिहास से संबंध रखते हैं, हमारा प्राचीन इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, हम कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू धर्म तो याद था कि हम हिंदू धर्म हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कई सारी अंधविश्वास और पाखंड घुस चुकी थी। तो इन सब चीज़ों ने जकड़ रखा था और इन सब चीज़ों की जकड़न से, जंजीरों से हमें तोड़ने में मदद मिली। इन अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं तो इसमें योगदान दिया ही है हमारे आधुनिकता में, हमारी मॉडर्निटी में। तो अब प्रश्न है कि भाई यहाँ पर किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई। तो देखिए जी, 1813 में पहली बार 1813 में चार्टर एक्ट आया। 1813 में क्या आया, चार्टर एक्ट आया। और चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहले प्रावधान किया गया, चार्टर एक्ट आया और चार्टर एक्ट में सबसे पहले प्रावधान किया गया 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के प्रसार के लिए। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के प्रसार के लिए, भारतीय साहित्यों के अनुवाद के लिए और भारतीय धर्म ग्रंथों पर अध्ययन के लिए। इसके अतिरिक्त जो है ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होगा और भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन के साथ ही जो है पहली बार यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। हालांकि ये जो है सरकारी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं आया। इन ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी के माध्यम से पहली बार कोशिश की अपनी धर्म के प्रचार प्रसार की, लेकिन हालांकि वो जल्दी समझ गए कि अंग्रेजी को माध्यम बना करके हम बहुत ज़्यादा धर्म प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बाद में चल के भारतीय शब्दकोश, भारतीय भाषाओं का शब्दकोश तैयार किया और भारतीय भाषाओं में बाइबल्स को छापना शुरू किया और वहाँ से फिर उन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। तो लेकिन ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के प्रचार प्रसार में, वो भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के प्रचार प्रसार में। आज भी एक अलग सा क्रेज है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल चलाती हैं उसमें पढ़ने का एक अलग सा क्रेज है। हमारे यहाँ एक स्कूल है सेंट फ्रांसिस में एडमिशन लेने के लिए होड़ लगी रहती है। क्योंकि उनकी जो पढ़ाने के टेक्निक्स हैं, जो उनका, अब भगवान जाने कि क्यों इतनी क्रेज है उन चीज़ों को लेकर के कि हाँ, इस क्रिश्चियन मिशनरीज में अपने बच्चों को मैंने डाला है। हमें भी अपनी कुछ चीज़ों को इनिशिएट करनी चाहिए, ऐसी स्कूल्स होनी चाहिए जहाँ पे हम आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम अपने बच्चों को अपने ग्रंथ, अपने धर्मों के बारे में भी ज्ञान दे सके। तो इसको मिशन के तौर पे लिया जाना चाहिए। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहली बार किसने सोचा कि पूरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी स्कूलों का जाल होना चाहिए, बिछा देना चाहिए, हर जगह अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। सबसे पहले जेम्स ग्रांट ने सोचा। सबसे पहले जेम्स ग्रांट ने इसको जो है एक तरह से रूप देने की कोशिश की। इसीलिए जेम्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है। जेम्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है। यह वही जेम्स ग्रांट है जिन्होंने स्थायी बंदोबस्ती के बनाने के दौरान जो है उस कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किया था, जिसे कॉर्नवालिस ने बनाया था। तो जेम्स ग्रांट साहब को तो 1813 में, तो इसके बाद बहस छिड़ गई। 1813 में ये तो आ गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना है, फिर इसके ऊपर बहस छिड़ी, एक समिति बनाई गई। इस समिति में 10 सदस्यीय समिति बनाई गई। ये 10 सदस्यीय समिति यह डिसाइड करने वाली थी कि भारत में शिक्षा का प्रसार का माध्यम क्या होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार का माध्यम क्या होना चाहिए, एडुकेशन जो दिया जाना चाहिए भारत में उसका मीडियम क्या होना चाहिए। तो अब इसमें ये धड़ा दो हिस्सों में बट गया। एक जो है वो भारतीय भाषाओं का समर्थक था, वो चाहता था कि भारतीय भाषाओं, हम आधुनिक शिक्षा दें लेकिन भारतीय भाषाओं में दें, हम साइंस भी पढ़ाएं तो भारतीय भाषाओं में, हम टेक्नोलॉजी भी पढ़ाएं तो भारतीय भाषाओं में, हर चीज़। जैसे टी.एच. प्रिंसेप साहब थे, वो जो है भारतीय भाषाओं में ज्ञान देने के बड़े समर्थक थे। दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को मनाने वाले लोग
उसका समर्थन करते, अंग्रेजी का समर्थन कर रहे थे, जिसमें मुनरो और एलिफिंस्टन जैसे अधिकारी थे जो हमेशा से अंग्रेजी को माध्यम बनाना चाहते थे। और यही वो वक्त था जिस समय मैकाले कार्यकारिणी का विधि सदस्य होता है और मैकाले भी अंग्रेजी का समर्थक होता है। एक उदारवादी जो है यह सदस्य है, उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति है। तो ये अंग्रेजी का बहुत बड़ा समर्थक था, इंग्लिश का बहुत बड़ा समर्थक था। तो इसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। ये भारतीय भाषाओं को बहुत हीन नज़र से देखता था, बहुत गंदे नज़र से देखता था। उसने कहा कि इंग्लैंड में किसी पुस्तकालय में एक अलमीरे में जितनी पुस्तकें होंगी ना, उतना तो उसकी कीमत, उसका वैल्यू जो है, वो कीमत इन द कॉस्ट के सेंस में नहीं, उसकी जो वैल्यू होगी वो सारे भारतीय साहित्य को एक साथ इकट्ठा कर दो उससे भी ज़्यादा होगी। इसका इतना मानना था कि वहाँ के लाइब्रेरी में, ब्रिटेन की किसी लाइब्रेरी में किसी एक अलमीरे में जितनी पुस्तकें होंगी और उसकी वैल्यू जितनी होंगी, वो कहीं ज़्यादा होंगी पूरे भारतीय साहित्यों के वैल्यू से। तो इतना जो है भारतीय भाषाओं को यही नज़र से देखता था। तो ये जो है 2 फरवरी 1835 को इसने अपना एक लेख प्रस्तुत किया और लेख एक रिपोर्ट के रूप में, जिसमें इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का वकालत किया। और 7 मार्च को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। और इसके बाद जो है उच्च शिक्षा, खास तौर पे उच्च शिक्षा जो है वो उच्च शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बनाया गया। इसी के बाद अंग्रेजी को उच्च शिक्षा में डाला गया। तो ये कौन से गवर्नर थे? तो आपको याद होना चाहिए कि 1835 के समय में गवर्नर जनरल, ये इनफैक्ट 1828 में ही आ गए हैं। तो 1828 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं 1828 से 1833 तक, और 1833 में जब चार्टर एक्ट आएगा और उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, जिसके बाद जो है ये भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे और समस्त कार्यकारी और विधायी शक्तियां इन्हीं के हाथों में आ जाएंगी। तो ये जो है व्यक्ति कौन है? चार्ल्स हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत पहले आगे चले गए हैं, लॉर्ड डलहौजी बहुत बाद में आएंगे। ये साहब है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनको बहुत बड़ा सुधारवादी गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इनके समय में बहुत ज़्यादा सुधार हुए, जैसे सती प्रथा, ठगी पर लगाम, शिशु वध पे कंट्रोल, जो है कई सारी जो है समाज सुधार के कार्य इन्होंने किए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ब्रिटिश गवर्नर जनरल इनके कार्यकाल में अंग्रेजी को औपचारिक रूप से जो है शिक्षा का माध्यम बना दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? मैकाले का है, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और पूरे शिक्षा में अंग्रेजी को लागू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग बहुत 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 ज़्यादा जो है ये प्रयासरत हैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए। अगले वीक से आपकी बिहार स्पेशल की भी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, बिहार स्पेशल की भी लेक्चर्स आनी शुरू हो रही हैं। तो हम जो हैं 3 विषयों को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, 2 विषयों को स्टार्ट कर चुके हैं और तीसरी विषय स्टार्ट होने वाली है। पहली हमने इतिहास शुरू कर दिया है और आधुनिक इतिहास खत्म होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है, उसके शुरुआत के 2 चैप्टर मैंने पढ़ाए थे। और फिर उसके बाद जो है स्वामीनाथन सर, जो हमारे सबसे वन ऑफ द डैशिंग और वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटी फैकल्टी हमारे हैं, पॉलिटी के फैकल्टी हैं, वो उन्होंने कमान संभाल लिया है यहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए। और मुझे आशा है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा के आएंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशंस में, उनके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट इतने शानदार हैं कि आप सबके सब क्वेश्चन लगा के आएंगे। साथ ही साथ हम बिहार स्पेशल भी लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद बारी होगी विज्ञान की और फिर बारी होगी करंट अफेयर की। यही वो सेक्शन सबसे बड़ा है जो आने वाला है एग्जामिनेशन में। विज्ञान से, साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं और फिर करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसकी एमसीक्यू सीरीज हम करेंगे करंट अफेयर्स की और साइंस की। और फिर हम कुछ स्पेशल लेक्चर्स लेकर के आएंगे, जैसे इकोनॉमिक बजट हो गया है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, फिर इंडिया का बजट हो गया, इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे हो गई। इन पे हमारी लेक्चर्स आएगी, कुछ स्पेशल लेक्चर्स सीरीज जो आएंगी वो आपके एग्जामिनेशंस में सीधे सीधे 10-12 नंबर इंप्रूव कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी।
तो हमारी जो है प्रयास बहुत 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 ईमानदार प्रयास है, और इस ईमानदार प्रयास में आपके साथ की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा पहुंचाइएगा, उतना जो है दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा, उनको भी पता चलेगा कि हमारे चैनल पे क्या क्वालिटी मिल रही है कंटेंट की, और वही क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लाए गए हैं, वो बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके लिए एग्जामिनेशन में साबित होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हमने दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कुछ यूं है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एडुकेशन किस चीज पर था? शिक्षा पर चार्ल्स वुड के ऑपरेशन में क्या किया गया था? अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, प्राथमिक शिक्षा निशुल्क कर दी गई थी, संस्कृत और फारसी स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, शैक्षणिक संस्थाओं को अनुशंसित सरकारी अनुदान दिया गया। 1854 में जिस वक्त डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, 1854 भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। डलहौजी उस समय ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर हैं चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड, इनके नेतृत्व में भारतीय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कमेटी की गठन की गई, और इन्होंने, चार्ल्स वुड ने जो रिकमेंडेशन किया उसमें 100 अनुच्छेद थी, 100 आर्टिकल्स थी, और उन सबको हूबहू मान लिया गया। अब 100 अनुच्छेद, 100 की 100 बातें तो यहाँ पे समझेंगे नहीं, जो मुख्य बातें हैं उसको हम समझेंगे। पहली बात इन्होंने की कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। पहली जो बातें की उन्होंने उन्होंने क्या क्या कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। दूसरा दूसरा कहा कि भारतीय भाषाओं को भी तरजीह देनी होगी, भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा का माध्यम बनाना होगा, लेकिन इसमें दो तरह से काम कर सकते हैं। ग्रामीण स्तर पे हम जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, उसमें हम स्कूल एस्टैब्लिश करेंगे, और जिला स्तर पे हम एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल एस्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाएगा। ग्रामीण स्तर पे जो टोटली स्थानीय भाषाओं में जो है शिक्षा दी जाएगी, और जिला स्तर पे जो, जैसे बहुत सारे स्कूल्स में, हमारे यहाँ भी एक जिला स्कूल है 1870s के दौर का, उसी से मैं पढ़ा हूँ। तो ये बहुत एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें एडमिशन के लिए 8th क्लास में। तो एक उन स्कूल्स में पढ़ना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा गर्व की बातें होती थी कि मैंने उन स्कूल्स में पढ़ा है जो बहुत पुरानी है, और उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपनी एक जो है एक धाक है। उसमें एडमिशन लेना इतनी जो है वो नहीं है कि किसी का भी एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो बहुत गर्व फील होता था। तो ये जो है हुआ क्या कि हर जिले में क्या हुआ कि वर्नाकुलर, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, हाई स्कूल्स खोली जाएंगी। मतलब एंग्लो मतलब इंग्लिश भी पढ़ाई जाएंगी, और वर्नाकुलर मतलब स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ाई जाएंगी। हायर स्टैंडर्ड में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा पूर्णतः जो है अंग्रेजी में होनी चाहिए, और इसके लिए हमें एस्टैब्लिश करनी होंगी यूनिवर्सिटीज। और इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद जो है हमारे 1857 में 3 जगह विश्वविद्यालय खुलेगा, 3 जगह विश्वविद्यालय खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेंगी 3 जगह। और यूनिवर्सिटी इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद 3 जगह यूनिवर्सिटी खुलेंगी। वो है कलकत्ता में यूनिवर्सिटी खुलेगी, मद्रास में यूनिवर्सिटी खुलेगी, और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी खुलेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि हमें टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल एंड वोकेशनल डिग्रीज को, एजुकेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इससे रिलेटेड भी कई सारी जो है कॉलेजेस और स्कूल्स खुलेंगी। इस पे भी इनका खास जोर है कि हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की आवश्यकता है, टेक्निकल एजुकेशन देने की आवश्यकता है। वोकेशनल कोर्सेज, जो ऐसी कोर्सेज जो लोगों को जॉब दे पाए, ऐसी स्कूल्स और ऐसी कॉलेजेस एस्टैब्लिश करनी होंगी। तो इस जो है ये भी एस्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए।
5 प्रांत उस समय थे, पांचों प्रांत में एक एक निदेशक के अंदर में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए, और स्थापित किया भी गया। ठीक है। 1855 में, अगले ही साल जब ये डिस्पैच आया, उसके अगले ही साल पांचों प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। जिसके ऊपर में एक डायरेक्टर लगाया गया कि सबके एक एक डायरेक्टर होंगे, एक एक निदेशक होंगे, जो प्रांतों में एडुकेशन में हो रही इंप्रूवमेंट्स को देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा फीमेल एडुकेशन पे भी इनकी बहुत ज्यादा जोर थी कि फीमेल एडुकेशन भी होना चाहिए। फीमेल एडुकेशन को भी के लिए भी इनका बहुत ज्यादा जोर था। तो उन्होंने इसी डिस्पैच के बाद से बेथून साहब ने बेथून स्कूल खोला। बेथून साहब ने बेथून फीमेल स्कूल खोला अलग अलग प्रेसिडेंसीज में, और बेथून फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी इसी स्कूल के जो है सेक्रेटरी हुआ करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी स्कूल के सेक्रेटरी हुआ करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या किया कि अंग्रेजी, अब प्रश्न पे आते हैं हम वापस, बहुत चीजों को हमने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंसर लगाने में वो काम आएगा। कहा कि निजी प्रयास, कोई प्राइवेट बंदा जो है शिक्षा को बढ़ावा दे रहा हो, अपने स्तर से स्कूल्स को एस्टैब्लिश कर रहा हो, शिक्षा को बढ़ावा दे रहा हो, तो उसको सरकारी अनुदान दिया जाएगा, सरकारी ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पे पढ़ते हैं। पहला है शिक्षा पर 4 सूट का प्रेषण। 4 सूट डिस्पैच क्या किया? मेड इंग्लिश एडुकेशन कंपलसरी, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। इसके बाद आने वाले 50 वर्षों तक जो है 4 सूट डिस्पैच ही जो है स्टैंडर्ड बना रहा है इंग्लिश एडुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। इसी के आधार पे जो एडुकेशन डिपार्टमेंट, और बहुत तेज में बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट हुआ एडुकेशन का। देखते ही देखते जो है हर जो है जिले में स्कूल्स खुल गई, कॉलेजेस खुल गई। ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुली, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज, मद्रास में और बॉम्बे में। मेडिकल कॉलेज खुला, टेक्निकल, यहाँ जो आज के समय में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हैं, IIT रुड़की, वो 1847 में ही खुला था सबसे पहले। ये 4 सूट डिस्पैच आने के पहले, याद रखिएगा, 1847 में। खैर, तो अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिएगा। ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें निःशुल्क करने की कोई बात नहीं थी। संस्कृत और फारसी स्कूलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। संस्कृत, इनफैक्ट जो भारतीय भाषाएं, स्थानीय भाषाओं को पे जोर दिया गया कि ग्राम स्तर पे, गांव स्तर पे जो स्कूल्स होंगी वो क्या होंगी, लोकल लैंग्वेजेस में होंगी। तो ये नहीं होगा। शैक्षणिक संस्थानों को अनुशंसित सरकारी अनुदान, तो शैक्षणिक संस्थान, लेकिन अब यहाँ पे अनुदान की बात तो कर रहा है, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है कि कौन से शैक्षणिक संस्थान। अब इसमें ये वर्ड मेंशन रहता कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान, तब हम कह सकते थे कि उनको अनुदान मिलेगा, लेकिन सिर्फ दिया कि शैक्षणिक संस्थान। अब सरकारी स्कूल्स को तो सीधे सीधे सरकार हैंडल कर रही है, लेकिन यहाँ पे बात करनी होगी या बात करनी चाहिए थी क्या, किन स्कूल्स की? उन स्कूल्स की जिसको सपोर्ट कर रहा है कोई निजी व्यक्ति, तो फिर गवर्नमेंट उसको एक तरह से सपोर्ट करेगी। जैसे 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने, और इस हिंदू कॉलेज को बाद में गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। तो यहां पर ये होना, अगर यहां पे निजी व्यक्ति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान होता तो चलता, लेकिन यहां पे नहीं है, तो हम सिर्फ ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, शिक्षा के माध्यम में। ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि, अगला प्रश्न देख लें हम लोग। ठीक है। तो अगला प्रश्न 3 नंबर भी शिक्षा से संबंधित ही है। क्या है शिक्षा से संबंधित प्रश्न? तो देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न एग्जामिनेशंस में आते हैं, और 4 सूट डिस्पैच तो बीपीएससी में पूछ भी चुका है ऑलरेडी। ठीक है। तो अगर ये पूछ दे कि किस शिक्षा से संबंधित था, तो याद रखिएगा ये उच्च शिक्षा से संबंधित था, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, यूनिवर्सिटी लेवल के शिक्षा से संबंधित जो है था। लेकिन इस पे प्राइमरी एडुकेशन पे भी फोकस किया गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, इतना ही था बस, हाँ, कि जो स्कूल लोअर लेवल की होंगी वो स्थानीय भाषाओं में होंगी, हायर लेवल की स्कूल जो है वो एंग्लो होंगी।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ओ मा गोटोला, ऑन विच सब्जेक्ट डिड द सरदार सैडलर कमीशन रिकमेंडेड? सैडलर कमीशन ने किस विषय पर सिफारिश की थी? सैडलर कमीशन का स्थापना हुआ था 1917 में। सैडलर जो है साहब जो थे वो लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के ब्रिटेन के उप कुलपति थे। सैडलर, माइकल सैडलर, इनका नाम था माइकल सैडलर। इनके नेतृत्व में जो है सैडलर कमीशन की स्थापना की गई थी 1917 में, 1917 में। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वायसराय, इनफैक्ट वायसराय थे चार्ल्स चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड साहब थे। और ये जो है सैडलर कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटी कमीशन थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के ये बनाई गई थी। इसका नाम था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, इसका नाम था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, एक रेडिकल चेंजेस करने के लिए इस कमीशन की गठन की गई थी। और इसमें 2 भारतीय शामिल थे, इसमें 2 भारतीय शामिल थे इस कमीशन में। ठीक है, एक तो आशुतोष मुखर्जी हैं, एक आशुतोष मुखर्जी हैं, दूसरा मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, है ना, तो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, लेकिन नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आशुतोष मुखर्जी एक भारतीय हैं। ठीक है, तो अब ये सैडलर कमीशन ने क्या कहा 1904 में, 1904 में करजन के समय में जो यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी आयोग बनाई गई थी, यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई गई थी, उसने एक तरह से यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता को खत्म कर दिया था। यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई गई थी, वो यूनिवर्सिटी ने एक तरह से यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय की स्वायत्ता है, जो ऑटोनॉमी है, उसको खत्म कर दिया था और उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल ला दिया था, है ना। एक तरह से सप्रेसिव ये कमीशन था। इसकी रिकमेंडेशंस जो ने यूनिवर्सिटीज की एक्टिविटीज पर कंट्रोल किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज उस वक्त और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस दोनों पे कंट्रोल कर दिया गवर्नमेंट का, क्योंकि यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस थी वो राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी सेंटर्स हुआ करती थी। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो शुरुआत होती है वो बंगाल उसका ओरिजिन पॉइंट है। तो बंगाल की यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस में भारतीय राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनप रही थी। उच्च जो शिक्षित वर्ग हैं उनके अंदर यह भाव आ रहा था, भारतीयता की भाव आ गई थी, और वो समझ रहे हैं कि अंग्रेज एक शोषण करता है, हमारे जो है एक्सप्लोइटर है, और इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वहां पर इनके खिलाफ जो है एक अभियान सी बननी शुरू हो गई थी। करजन ये समझ रहा था, करजन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का एक गवर्नर जनरल था। इसने 1904 की यूनिवर्सिटी कमीशन के थ्रू यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता खत्म कर दी गई। सैडलर कमीशन जब आया, सैडलर कमीशन ने 1904 की यूनिवर्सिटी कमीशन का की आलोचना किया और सबसे पहले रिकमेंडेशन किया कि यूनिवर्सिटीज की स्वायत्ता वापस दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसी यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के बाद पूरे इंडिया में 7 और नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी, 7 नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी। उसी में 1917 की पटना यूनिवर्सिटी है। इसी सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन से 7 नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी। ढाका में भी बनेंगी, बनारस में भी बनेगा, है ना। तो पटना वाला याद रखना है, पटना यूनिवर्सिटीज बनेगा 1917 में सैडलर कमीशन का रिकमेंडेशन पे। याद रखना है, सैडलर कमीशन का रिकमेंडेशन पे ही नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी 7, जिसमें पटना का भी 1917 में यूनिवर्सिटीज बनके तैयार होगा। ठीक है, ओके। तो सैडलर कमीशन किससे संबंध रखता है? आप यहाँ पे आते जरा कि भाई सैडलर कमीशन से संबंधित प्रश्न पूछ क्या रहा था, किस विषय पर सिफारिश की थी? भारतीय सेना, तो अभी तो बात हो गई, नहीं होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, नहीं। भारतीय जनजाति, नहीं। क्या? भारतीय शिक्षा, और भारतीय शिक्षा में भी ये पूछ दे कि किससे, तो भारतीय में उच्च शिक्षा। इन्होंने कहा कि कम से कम 3 साल का स्नातक होना चाहिए। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि स्नातक कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए। स्नातक और ऑनर्स अलग अलग होना चाहिए। स्नातक अलग होना चाहिए और ऑनर्स अलग होना चाहिए। बैचलर, स्नातक मतलब बैचलर डिग्री अलग होनी चाहिए और ऑनर्स की डिग्री अलग होनी चाहिए। ठीक है, सैडलर साहब ने कहा। साथ ही साथ इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा कम से कम 12 साल की होनी चाहिए और
डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के बाद 12 साल का, कम से कम 12 वर्ष का माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए, और उसके बाद एक इंटरमीडिएट कॉलेज होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने के बाद तब जाकर के इंटरमीडिएट कॉलेजेस होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट कॉलेजेस के एजुकेशन के बाद तब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ऑनर्स पेपर में या बैचलर में होनी चाहिए। तो ये सैडलर ने जो है एक रेडिकल जो है रिकमेंडेशन करी है, तो इस पे जो है इसको हूबहू मान भी लिया जाएगा, और सारी जो है इसकी शर्तों को, सारी रिकमेंडेशंस को लागू कर दी जाएगी। तो ये सैडलर कमीशन था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हंटर कमीशन, ओके, हंटर कमीशन emphasized on the development of हंटर का आयोग ने किसके विकास पर बल दिया है? महिला शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। देखिए, हंटर आयोग बना है 1882 में, विलियम हंटर के नेतृत्व में। विलियम हंटर के नेतृत्व में, और गवर्नर जनरल जो था, नॉट गवर्नर जनरल, वायसराय जो था, वायसराय लॉर्ड रिपन था। और आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन वन ऑफ द मोस्ट लिबरल वायसराय ऑफ इंडिया। भारत में ये बहुत उदारवादी विचार लेकर के आया, और इसकी भुगतान भी करनी पड़ी, इसको त्याग पत्र भी देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा आया क्योंकि उस समय ब्रिटेन में भी जो उदारवादी दल का शासन चल रहा था, लिबरल पार्टी की शासन चल रही थी, और लिबरल पार्टी लिबरल थॉट्स पे आधारित पार्टी है। तो लिबरल पार्टी जो है वहाँ पर रूल कर रही थी, इसलिए उसने एक लिबरल बंदे को यहाँ पर गवर्नर जनरल बना के भेजा, और ये बंदा कमाल का था। इसने कमाल के काम किए भारत में। लेकिन हमें हंटर आयोग पे ही सीमित रहना है। हम बातों से भटकेंगे नहीं, बातों से भटक गए तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य पे ही टिके रहना पड़ेगा। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताया जा सकता है, लेकिन हमें इन 69वीं बीपीएससी जो हमारे सामने 30 सितंबर को है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों को फॉलो करना है। हंटर आयोग ने सर्वप्रमुख जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राथमिक शिक्षा पर। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया, प्राथमिक शिक्षा पे फोकस किया। क्या कहा इन्होंने कि प्राथमिक शिक्षा की जो होनी चाहिए वो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा किस में होनी चाहिए? स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा का कंट्रोल जो लोकल बोर्ड है, जिला बोर्ड है, और जो स्थानीय बोर्ड है, उसके हाथों में दिए जाने चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिपन के समय में ही स्थानीय स्वशासन स्टार्ट हुआ था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत सिस्टम स्टार्ट हुआ था, लोकल गवर्नेंस स्टार्ट हुआ था। तो लोकल, उन्होंने बोला, रिपन ने बोला कि जो रिपन के समय में जो हंटर कमीशन बना, इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो स्कूल्स हैं प्राइमरी लेवल की, उसका कंट्रोल जो है लोकल गवर्नेंस के हाथों में देना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के हाथों में देना चाहिए, जो म्यूनसिपल्स और पंचायत है, ठीक है, जिला बोर्ड और गांव के बोर्डों में। तो क्या किस पे बल दिया उन्होंने? प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया है, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया है। ये 20 सदस्यीय कमेटी थी। कितनी सदस्यीय? 20 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें 8 भारतीय थे। याद रखिएगा, हंटर कमीशन में 20 सदस्य थे, जिसमें से 8 भारतीय सदस्य थे। आगे बढ़ते हम लोग। 8 मेंबर्स वर इंडियन। तो आगे बढ़ने के क्रम में हमें दूसरा प्रश्न हमारे सामने निकल के आता है। क्या निकल के आता है दूसरा प्रश्न? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते जरा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अब पहला दिया, आप कॉपी नोटबुक खोल के बैठ जाओ भाई, पेन लेके बैठ जाओ। यहाँ से कई सारी फैक्ट्स आपको सामने दिखेंगी और वो कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट आया, क्या ये सही है? पहले की क्लासेस में हो चुकी है, जब ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियां पढ़ रहे थे, ब्रिटेन की भू राजस्व नीतियां पढ़ रहे थे, उस दौरान परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। ये सही है। कौन सा जोड़ा सुमेलित सही है? तो ये सही है। अगला चेक करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत। ये साहब लॉर्ड वेलेस्ली ने नहीं 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 नहीं, ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत जो है, याद रखिएगा, ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत किसी ने अपनाया था, उसका नाम था जॉन लॉरेंस। कौन था? जॉन लॉरेंस। ये 1864 से
69 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और उसके पहले पंजाब के भी गवर्नर रह चुके हैं और ये हेनरी लॉरेंस के भाई हैं। पंजाब के विलय के समय में यही 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी प्रशासन चलाने के लिए, उसमें जॉन जॉन लॉरेंस जो है वो प्रमुख सदस्य के रूप में थे। तो इन्होंने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत अपनाया किसके प्रति? अफगानिस्तान के प्रति। किसके प्रति ये नीति बना अपनाई गई है? अफगानिस्तान के प्रति। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ दे कि किसके प्रति अपनाई गई है, तो अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई है जॉन लॉरेंस के समय में। लॉर्ड डलहौजी, अब लॉर्ड डलहौजी साहब सहायक गठबंधन नहीं, सहायक गठबंधन किसके समय में? सहायक गठबंधन देखो जी ऊपर लिखा हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली, किसके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। सहायक गठबंधन किसके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से कब तक? 98 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में और क्या बातें हुई हैं? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को जो है बहुत आक्रामक रूप से लागू किया। दूसरी बात, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाएगा और जो है इसके समय में सहायक संधि इतनी जोरदार तरीके से अपनाई गई कि देखते देखते जो है 10 राज्यों ने सहायक संधि अपना लिया, जिसमें पहला राज्य जो है वो हैदराबाद था जिसने 1798 में ही सहायक संधि अपना लिया और उसको पुष्टि 1800 ईस्वी में फिर से की। फिर मैसूर ने 1799 में अपना लिया टीपू सुल्तान के मरने के बाद। वाडियार राजवंश को फिर से स्थापित किया गया और उसके शासक ने अपना लिया। और फिर 1799 में ही तंजौर ने अपना लिया। 1802 में किसने अपनाया? बेसिन की संधि हुई और बाजीराव द्वितीय पेशवा ने अपना लिया। 1801 में अवध ने अपना लिया। 1801 में किसने अपना लिया? अवध ने अपना लिया। 1802 में किसने अपना लिया? पेशवा ने अपना लिया। 1803 में किसने अपना लिया? सिंधिया ने नागपुर के भोसले ने अपना लिया। 1804 में सिंधिया ने अपना लिया। ऐसे करके 1818 में किसने अपना लिया? होलकर ने अपना लिया। तो सहायक संधि का एक बड़ा सा प्रभाव दिखेगा। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई है, ये ऑप्शन सही है। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक है। 1856 से कार्यकाल याद रखना है कब से कब तक रहे? 1856 से 62 तक। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्ती आई थी और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई। अब 2 ऑप्शन सही है तो हम ई ऑप्शन में जाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ई में जाइए, ई हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 है कुछ यूं कि ये भी गवर्नर, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड है तो प्रश्न तो उसी पर संबंधित, उसी से संबंधित होगा। आइए जरा देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती ने अब इन्होंने लागू किया था, अभी अभी हमने देखा, तो चलिए सही है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1786 से 93 तक, याद रखना है 1786 से 93 तक। और फिर वापस दोबारा आएंगे 1805 में, लेकिन फिर तुरंत ही इंडिया में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत दूसरी बार में बहुत कम दिन के लिए ये कार्यकाल इनकी रहती है। लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये सही है। तो हमें खोजना क्या है? सुमेलित नहीं वाला आंसर चाहिए ना, नॉट करेक्टली मैच्ड वाली आंसर चाहिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये तो करेक्ट, ये तो मैच्ड है तो ये आंसर होगा नहीं, लेकिन आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्ती लागू हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में कौन सा सहायक संधि अपनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में व्यवगत का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कब से कब तक इनका शासनकाल रहा है? 1848 से 56 तक। 1848 से 56 तक इनका शासनकाल, 1798 से 1805 तक। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग क्या बनते हैं? भारत के पहले वायसराय बनते हैं, सही है। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा और उसके बाद उसके तहत महारानी ने कंट्रोल सीधे अपने हाथ में ले लिया। कहाँ का? भारत के शासन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो अब उसके पद का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया और अब वो राजा का या रानी का डायरेक्ट प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटिव था। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भारत सचिव का निर्माण किया गया, इंडियन सेक्रेटरी का निर्माण किया गया जो भारतीय मामलों से संबंधित दायित्वों को निभाता था और वो कैबिनेट का सदस्य भी होता था। तो इसमें चारों ही सुमेलित है, कोई भी सुमेलित नहीं है तो फिर जो है मोर देन वन ऑफ द अबव जाएंगे। सारे जो है मिल नहीं रहे, हमें क्या खोजना है? कौन सा सुमेलित नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें क्या मिला कि सब सुमेलित है। तो हम क्या देखेंगे? नन ऑफ द अबव में जाएंगे, नन ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कुछ यूं है, चलिए
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एट अ टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वर क्रम्बलिंग इन द फेस ऑफ नेपोलियंस माइट, which one of the following governor generals kept the British flag flying high in India? ऐसे समय में जब नेपोलियन की ताकत के सामने यूरोप के साम्राज्य ढह रहे थे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा रखा? देखिए जी, इनको बना के, क्योंकि 1793 से 98 का जो दौर है वो निष्क्रियता का दौर है। जॉन शोर बंगाल के गवर्नर जनरल थे और जॉन शोर साहब ने निष्क्रियता की नीति अपनाई ना। इनके अंदर आक्रामकता थी ही नहीं। इस दौरान, इस 5 सालों में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, कोई विस्तार नहीं हुआ अंग्रेजों का। जो जैसा था वैसा ही था, जो कॉर्नवालिस जो छोड़ के यहाँ से गया था। लेकिन अब ये पूरी यूरोप जो है एक बहुत बड़े आफत में थी। वो ये थी, नेपोलियन जो है वो पूरे यूरोप को जीतता हुआ जा रहा था और उसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं पा रही थी। हालांकि बाद में वाटरलू 1815 में वाटरलू की लड़ाई होगी और उसमें जो है नेपोलियन हारेगा और बाद में उसको जेल भी भेजा जाएगा जहां पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर तो जिस वक्त नेपोलियन पूरे यूरोप पे अपनी कहर मचा रहा था और कहर, उसी वक्त जो है इनको बना के भेजा जाता है भारत में, बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है। और जब ये आते हैं तो इनको पता है कि यदि हम जॉन शोर की तरह निष्क्रिय रहेंगे तो भारतीय शासक इसका जरूर फायदा उठाएंगे। और इनको सबसे ज्यादा डर किस बात की थी कि यहाँ पर भारतीय शासक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से फ्रांस चला गया है, फ्रांस अभी व्यापार कर रहा है। इनको डर था कि फ्रांस के साथ साठगांठ करके भारतीय शासक हो न हो नेपोलियन को यहाँ पे बुलावा भेज दे और नेपोलियन आक्रमण करके यहाँ के शासन को, हमारी शासन को खत्म कर दे। तो इन्होंने आक्रामक नीति अपनाई और सहायक संधि को एग्जीक्यूट कर दिया। जो सहायक संधि पहले भी थी, लेकिन इनके समय में एग्जीक्यूशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी हो गई। तो इन्होंने 10 राज्यों पर अपना अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया। एक तरह से ऐसी नीति थी जिसमें इनको अपने बिना खर्च किए, स्वयं राजा के खर्च पर अपने सैनिकों का विस्तार इन्होंने कर लिया पूरे ब्रिटिश भारत में। तो ये कौन साहब हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने नेपोलियन के वक्त में भारत में ब्रिटेन का ध्वज ऊंचा फहराए रखा है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं क्या है? अगला प्रश्न क्या है ये देखिए जरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का सबसे लंबे समय तक सेवारत वायसराय कौन था? हालांकि बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन से बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। इसका आंसर सीधे कौन सा होगा? लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। या 1884 से 88 तक गवर्नर जनरल रहेंगे। तो सबसे लंबे दौर में अगर कोई गवर्नर जनरल रहा है इन चारों में, तो सबसे ज्यादा कौन रहा है? लॉर्ड कर्जन। लगभग 6 सालों तक इन्होंने भारत का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। तो अगले प्रश्न में, इस प्रश्न में कुछ नहीं था, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ट्रेंडी था। इसमें सीधे हमें देखना था कि कौन सा जो है सबसे लंबे समय तक कार्यरत जो है वायसराय रहा। ये बहुत मजेदार है, इसको समझेंगे हम लोग। इन हुज ऑफिस द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज इनैक्टेड टू लिमिट द वर्किंग आवर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स टू मेक नेसेसरी रेगुलेशन। महिलाओं को और बच्चों के काम के घंटों को सीमित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में रेगुलेट किया गया। और याद करिए 1880 से 84 तक भारत में सबसे उदारवादी, सबसे सुधारवादी और जो है भारत में गवर्नर जनरल था वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है भारत में था और उसने जो है भारत के फैक्ट्री में जो दयनीय स्थिति थी बच्चों की और महिलाओं की, क्योंकि उस समय बच्चों से भी भरपूर काम किया जाता था और इनफैक्ट जो है वर्किंग आवर 16-16 घंटे की थी, 16-16 घंटे काम करने होते थे। तो पहला कारखाना अधिनियम ये करके जो है ये नियम बनाया गया कि 7 से 12 साल के बच्चों से जो काम लिया जाएगा वो 9 घंटे से कम का ड्यूरेशन होना चाहिए। कितने घंटे होना चाहिए? 9 घंटे से कम का ड्यूरेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे। तो ये सोचो यार, 7 साल का बच्चा 9 घंटे काम करेगा, बाप रे। 7 साल के बच्चों से भी उस समय काम लिया जाता था, है ना। तो पहला कारखाना अधिनियम के तहत 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया? 9 घंटे का समय सीमा सीमित कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया, बोला गया कि स्थानीय जो सरकारें होंगी वो इस संबंध में कानून बना सकती हैं लोगों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए। तो
ये किसके समय में हुआ है? लॉर्ड रिपन के समय में। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। डी नंबर, लॉर्ड रिपन जो है उनके समय में जो है पहला कारखाना अधिनियम रेगुलेट हुआ था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ओके। ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए दिल को। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एबॉलिश स्लेवरी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया है? दास प्रथा को समाप्त करने वाले ये प्रश्न पहले भी हो चुका है, और इन्होंने सिर्फ दास प्रथा को समाप्त नहीं किया, दास प्रथा को समाप्त किया, इनके समय में दास प्रथा का समाप्ति हुआ, साथ ही साथ प्रथम दास प्रथा की समाप्ति नियम 5 बनाकर, क्या बनाकर? नियम 5 बनाकर। दूसरा कब? 1843 में। कब? 1843 में। दूसरा इनके समय में क्या हुआ? 1842 में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति। अफगान युद्ध की समाप्ति। ठीक है। तीसरा चीज क्या हुआ इनके समय में? सिंध का विलय। क्या हुआ? सिंध का विलय। सिंध का विलय जो है हो गया यहाँ पे 1843 में, और करने वाले कौन है? चार्ल्स नेपियर। याद रखिएगा, कौन, किसने किया है? चार्ल्स नेपियर ने किया है सिंध का विलय। तो किनके समय में हुआ है? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के समय में जो है ये सारी चीजें हुई हैं। एक तो दास प्रथा की समाप्ति हुई है, दास प्रथा का अंत कर दिया गया 1843 में नियम 5 बना के। 1842 में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई, और तीसरा सिंध का विलय किया गया चार्ल्स नेपियर द्वारा। इसके समय में? चार्ल्स एलन बरो के समय में। चार्ल्स एलन बरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। हालांकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था इनका भारत में, लेकिन जितने दिन भी रहे हैं ये इन्होंने कमाल का काम किया है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 10 नंबर हो गया। 11 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछना है। जो सुमेलित होगा वो आंसर नहीं होगा, और जो सुमेलित नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये सुमेलित है क्योंकि इनका शासनकाल 1786 से 93 तक है, और आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में हुआ, और इन्हीं के नेतृत्व में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जीता गया, जिसमें टीपू सुल्तान की पहली बार हार होगी, और श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान अपने आधे से अधिक राज्य खो देंगे, बेटों को बंदी बना लिया जाएगा और उनके ऊपर 3 करोड़ का जो है हर्जाना थोप दिया जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर के 1805 के समय तक रहते हैं, और 1799 में इन्हीं के समय में क्या होगा? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही जो है लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली और उनके साथियों के हमले में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए। और इसके बाद जो है मैसूर राज्य को वाडियार राजवंश के हवाले कर दिया जाता है, और मैसूर राजवंश ने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। तो ये भी सही है, तो आंसर नहीं होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आंग्ल, ओ हो लॉर्ड हेस्टिंग्स तो 1813 में आते हैं, 1813 में आते हैं, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 5 चलता है, 1803 से 5 चलता है। तो कहाँ से लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं होगा, यही तो सुमेलित नहीं है, यही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ये साहब तो 1813 में आएंगे, जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में ही खत्म हो जाएगा। और देखिए 1803 से 5 के समय में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली के वक्त में ही जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। इनके समय में क्या होगा? इनके समय में 1818-19 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होगा। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1818-19। तो ये जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इस वक्त लड़ा जाएगा जिस समय ये जो है भारत में गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, नॉर्थ भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो सी होगा। अब यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स दिया है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय में थे। हाँ थे, क्यों? क्योंकि ये 1772 से 1884 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, 1784 तक। और इन्हीं के समय में 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 7 वर्षों तक चलता रहा।
जो सालबाई की संधि 1882 के बाद समाप्त होती है। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं, और रुख करने के साथ ही हमारे सामने प्रश्न निकल के जो आता है, उसकी भावनाओं को समझते हुए, उसकी भावनाओं की कद्र को करते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है कि मुझे सॉल्व करो, अगला प्रश्न कह रहा है कि मुझे सॉल्व करो, तो सॉल्व करते हैं। Who among the following was the first victim of the Lord Dalhousie's doctrine of lapse? निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति का पहला शिकार बना? देखो जी, संभलपुर जो 1849 में इसकी नीति का शिकार बनता है। आपको हड़प की नीति क्या है, हड़प की नीति क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? हड़प की नीति ये थी कि सहायक संधि, जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार किया है लॉर्ड वेलेस्ली के बाद, लॉर्ड वेलेस्ली के आने के बाद जिसने सहायक संधि स्वीकार किया है, उस सहायक संधि स्वीकार किए राज्यों के ऊपर यह हड़प की नीति लागू की गई कि जिन राज्यों के राजाओं के पास अपने वारिस नहीं हैं, अपने पुत्र नहीं हैं अगला उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए, और पहले के नियमों के अनुसार से वो गोद लेकर के किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेते थे, वो अब नहीं चलेगा। अगला, अगर यदि आपको अपना राज्य बचाना है तो आपको आपके पास अपने उत्तराधिकारी होने चाहिए, आपके पास अपने पुत्र होने चाहिए, तब जाकर के राज्य होगा आपके हवाले, वरना उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसे ही हड़प की नीति कही गई, और लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है एक अपनाई गई एक विस्तारवादी नीति थी। तो इसमें संभलपुर 1849 इसका शिकार हुआ, और नागपुर जो 1854 में शिकार हुआ, सतारा 1848 में शिकार हुआ, झांसी जो है 1853 में शिकार हुआ। इसके अलावा एक करौली नाम का जगह है, वो 1855 में शिकार हुआ। इसके अलावा जो है जैतपुर नाम का एक जगह है बुंदेलखंड में, संभलपुर उड़ीसा में है, याद रखिएगा। संभलपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ना। सतारा कहाँ पे है, सतारा जो है वो आज के समय में कहाँ पे है, सतारा एमपी में है। दूसरा झांसी कहाँ है, यूपी में है। जैतपुर, जैतपुर बुंदेलखंड में है। कहाँ पे है, बुंदेलखंड में। इसको भी कब किया गया, 1849 में, 1849 में। इसके अतिरिक्त और कौन था, और कौन था, बघाट, बघाट नाम का जगह था। बघाट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। बघाट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये जो है 1850 में हुआ। और इसके अतिरिक्त हड़प की संधि के तहत और एक और है, उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उदयपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश ये कब हुआ, 1852 में। तो कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो अब इस प्रश्न के अनुसार से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की हड़प की नीति का पहला शिकार था। तो 1848 में सबसे पहले सतारा शिकार बना। बी हमारा आंसर सही होगा, बी जो है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी की तरफ हम बढ़ते हैं, और उसके साथ ही अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए जरा सा। तो अगला प्रश्न कहता है कि क्या है, जल्दी खत्म हो ना भाई, क्यों इतना जल्दी टाइम लगा रहे हो। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का विलय हुआ था, हुआ था 1856 में। 1856 में 1857 की क्रांति का एक सबसे बड़ा कारण में से एक है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया। अब प्रश्न तो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं वाला खोजना है आंसर। दूसरा है लॉर्ड डफरिन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है वो जो है भारत में 1884 से 88 तक रहते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, 1800, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में चार्टर अधिनियम 1833 आया। एब्सोल्युटली सही, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बाद में चल के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे इसी चार्टर के तहत। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि चार्टर एक्ट 1833 से ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये भी सुमेलित है, तो आंसर हमारा नहीं होगा। लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, गलत, यही गलत हो गया। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ, द्वितीय अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 के बीच में। इन्होंने ऑकलैंड की तरह, प्रथम अफगान युद्ध किसके समय में हुआ है, प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ है। कब से कब तक, कब से कब तक, 1838 से 39 से 42 तक। किसके, तो इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी अपनाई, फॉरवर्ड पॉलिसी, है ना।
और बाद में चल के लॉर्ड लिटन साहब ने भी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, और फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हुए द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ेंगे 1878 से 80 के बीच में। तो दोनों ने ही जो है जो है आक्रामक नीति अपनाई है, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई है अफगानिस्तान के प्रति। लेकिन जॉन लॉरेंस ने निष्क्रियतापूर्ण नीति अपनाई, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो प्रथम अफगान युद्ध में तो बुरी तरह हार होगी लॉर्ड ऑकलैंड की, और यही कारण है कि उनकी विदाई भी हो जाएगी, और उसके बाद जो है एलन आएंगे। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, तो यहाँ पे आपको आपको समझ में आ गया ना, लॉर्ड लिटन जो है वो वाली सुमेलित नहीं थी, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा ना, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इनके समय में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन विच पीरियड वाज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, है ना, जो है एक 1904 में एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया, और इसी के तहत सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना सबसे पहले, पुरातत्व विभाग की स्थापना इसी के तहत की गई, और जॉन मार्शल को इसका डायरेक्टर बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को इसका डायरेक्टर बनाया गया। याद रखिएगा कि 1904 में कौन सा एक्ट आया? एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, जिसके तहत जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, और जॉन मार्शल को इसका जो है डायरेक्टर बनाया गया। और 1904 में कौन था गवर्नर जनरल? तो 1899 से लेकर के 1905 के बीच में भारत में जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन कहाँ पे है? सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा सही आंसर है, सी पे जाएंगे। हालांकि 1861 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कनिंघम में की थी, लेकिन जो एक इसका स्टैंड, जो एक वास्तविक स्वरूप जो बना इसका, वो स्वरूप देने का काम किसने किया है? वो लॉर्ड कर्जन ने किया। इसलिए इसके अनुसार से आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड इन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। यहाँ अब बात यहाँ पे सिंपल सी है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। फूट डालो और राज करो की नीति क्यों? क्योंकि इन्होंने 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम की एकता देख ली थी। इनको पता है कि हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ रहेंगे तो हमारा भारत में रहना नामुमकिन सा है। तो हम धर्म के बीच में एक भेद पैदा करो, एक धर्म के बीच में डिवाइड का एक गैप बनाओ, एक खाई पैदा करो। तो इसमें किसी एक किसी एक धर्म का पक्ष लो और दूसरे धर्म को जो है एलिनिएट करो, थोड़ा सा दूरी बना कर रखो। इससे क्या होगा कि एक को प्रिविलेज, एक को विशेषाधिकार जैसा फील होगा, और दूसरे को सौतेला व्यवहार जैसा फील होगा। और सौतेला व्यवहार जिसको फील होगा, वो जिसको विशेषाधिकार मिल रहा है उसके खिलाफ जो है थोड़ी सी ग्रज उसके अंदर आएगी, थोड़ी सी उसके अंदर बैर भावना आएगी, और दोनों के बीच में जो है एक तरह की जंग छिड़ेगी। तो ये अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, लेकिन इस नीति को सबसे जो है चतुराईपूर्ण तरीके से, एक तरह से बहुत कनिंग जो कह सकते हैं हम लोग तरीके से, इसको कौन रेगुलेट करता है? तो पहला तो है लॉर्ड कर्जन साहब। लॉर्ड कर्जन ने इसको रेगुलेट किया है। इसको कैसे? तो इन्होंने प्रशासनिक बहाना दिया कि हम प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय। बंगाल में इनफैक्ट उस समय बिहार भी आता था, बंगाल में उस समय उड़ीसा भी आता था, और बंगाल में उस समय बांग्लादेश आज का आता था। बंगाल में उस समय निचले असम का भी बहुत बड़ा हिस्सा आता था। तो इस तरह से बंगाल का स्वरूप बहुत बड़ा था, उसका प्रशासन चलाना बहुत टफ काम था। लॉर्ड कर्जन ने यह बहाना दिया कि हम इसको इसलिए पृथक कर रहे हैं, बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ताकि प्रशासन चलाना आसान हो जाए। तो भाई प्रशासन चलाना यदि आसान हो जाए तो तुम जो है ऐसे बांट दो ना, ऐसे बांट देते, है ना, ऐसे बांट देते, है ना। लेकिन तुमको बांटना ऐसे था क्या? तो एक तो हम कर देंगे पश्चिमी बंगाल, और एक कर देंगे पश्चिमी बंगाल, और एक कर देंगे पूर्वी बंगाल। तो अब जब बहुत केयरफुली इस पे ध्यान दिया गया तो पता चला कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या बहुतायत है। यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है। मुस्लिमों को अपने पक्ष में करके कि देखो जी
पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे लिए एक मुस्लिम राज्य की स्थापना हम करने जा रहे हैं जो मुस्लिमों के लिए स्पेशल होगा। मुस्लिम बड़े खुश है, मुस्लिमों को इन्होंने अपने गले लगा लिया। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ही मुस्लिम लीग की स्थापना होगी 1906 में। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ही मुस्लिम लीग की स्थापना होगी 1906 में ढाका में। ठीक है, ढाका के नवाब जो है उसकी स्थापना करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बंगाल में हम क्या देख रहे हैं, मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम्स की है। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं मेजोरिटी हिंदू की है, मेजोरिटी हिंदू की है। लेकिन यहाँ पे भी पेच फंस गया। यहाँ पे मेजोरिटी भले ही हिंदू की है, लेकिन यहाँ पे अब भाषा के आधार पे भी डिवाइड करने की कोशिश की गई। यहाँ पे बंगाली को माइनॉरिटी बनाने की प्रयास थी। क्या थी, बंगाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग भी हैं और यहाँ पे उड़िया बोलने वाले लोग भी हैं। तो यहाँ पर बंगाली को माइनॉरिटी बनाने की प्रयास थी। हिंदू के तौर पे यहाँ पे धर्म के आधार पे तो बंटवारा हुआ ही, पूर्वी पश्चिमी बंगाल में भाषा के आधार पे भी बंटवारा हो गया। बंगाली को माइनॉरिटी बना दो, उनको छांट दो, क्योंकि बंगाली लोगों के अंदर ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। वो ज़्यादा पढ़े लिखे वर्ग हैं, ज़्यादा एडुकेटेड क्लास है, बड़ी क्लास है, बड़ी मिडिल क्लास भी है बंगालियों की। तो ये जो है राष्ट्रवाद की भावना को बहुत तेजी से प्रसारित कर रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। ये जागृत कर रहे हैं लोगों को, तोड़ो इनको, कमजोर करो। तो ये बात सबसे पहले ये समझ में आ गई लोगों को, और यही कारण है कि पहली बार मास मूवमेंट चलेगा। इसके पहले मास मूवमेंट जो हुआ था वो 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 के बाद जो है सबसे बड़ी मास मूवमेंट जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, गांधी के पहले। और फिर जो है अगला जो बारी आती है लॉर्ड मिंटो की। लॉर्ड मिंटो जो है इनकी शासनकाल 1905 से 10 तक होती है, 1905 से 10 तक होती है। और ये साहब जो है इन्हीं के समय में जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो है वो 9 आएगी, 1909 आएगी, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909। और इसके तहत जो है इन्होंने क्या किया, इसके तहत मुस्लिमों को पहली बार मुस्लिमों को परिषद में, विधान परिषद में, चाहे वो प्रांतीय विधान परिषद हो या जो है केंद्रीय विधान परिषद हो, वहां पर पृथक निर्वाचन दिया गया। क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। पृथक निर्वाचन देने का काम किया गया लॉर्ड मिंटो द्वारा, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का काम किया गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण देने के कारण यहाँ पे क्या हो गया कि इनको आरक्षण मिल गया, सीटों की आरक्षण मिल गई। जो चुनाव होंगे उसमें मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही चुनेंगे, हिंदू अब मुसलमानों को नहीं चुन सकते हैं। तो इसी कारण से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि दोनों तो यहाँ भी मुसलमानों को प्रिविलेज देने की कोशिश की गई है, हिंदुओं को जो है थोड़ा सा जो है साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। तो जो है गखाई जो है यहीं से भारत के विभाजन का, इनफैक्ट जो है बंगाल का विभाजन जो है भारत के विभाजन का सबसे बड़ा जो है रीजन बनता है। यहीं से मुस्लिम लीग की स्थापना होगी और जो है धीरे धीरे जो है खाई बढ़ती चली जाएगी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। तो दोनों ने ही जो है वो फुट डालो और राज करो की नीति को अपनाई है। तो हम कहाँ चलेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव, डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी जो है दोनों ने फॉलो किया है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 16 नंबर में आते हैं। आने के साथ आपके सामने हाजिर है 16 नंबर प्रश्न। देखा जाए क्या कहता है प्रश्न। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान भाषा में कोशिश मैं कर रहा हूँ कि फैक्ट के साथ साथ चीज़ों को समझा पाऊँ। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे बातों को। यदि आप नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Which of these governor generals first used the system of separate electorate to win over the Muslims and turn them against the Congress? इनमें से किस गवर्नर ने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने और उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए सबसे पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया? अब ये बात हुई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हम कर रहे थे, और सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया गया, पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दिया गया परिषद में, विधान परिषद में। और ये लाने वाले कौन है, लॉर्ड मिंटो, जो है जिसको हम लोग मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं, मोरले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ये सुधार कम और बर्बादी ज़्यादा था।
किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में। बी हमारा सही आंसर है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो हमारे सामने आएगा अभी, और आप उसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको आता है आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, आप जवाब दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू औरंगजेब? औरंग कर्जन ने इतना उत्पात मचाया अपने 6 साल के करियर में कि इसकी तुलना औरंगजेब से होने लगी, क्योंकि औरंगजेब की नीतियां भी बहुत ज़्यादा संकीर्णवादी थी, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नीतियां थी। उसी प्रकार से कर्जन ने भी कई ऐसे कार्य किए जिसने दिखाया कि कर्जन जो है भारतीयों से कितना नफरत करता है। ठीक है, तो किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया जी के गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि कर्जन का प्रशासन औरंगजेब की प्रशासन जैसी है, औरंगजेब जैसा प्रशासन चलाता था वैसे ही कर्जन अपनी प्रशासन चला रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 18 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली जेविश वायसराय ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये जो वायसराय हैं, ये वायसराय 1921 से 26 तक भारत में थे। 1921 से 26 तक भारत में थे। इनके समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन कौन सी थी? ये आंदोलन असहयोग आंदोलन थी। इन्हीं के समय में चौरा चौरी कांड भी होता है, जो है इन्हीं के समय में स्वराज्य पार्टी का गठन भी होता है, और इन्हीं के समय में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव भी कराई जाती है। और ये साहब थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है पहले जो है और पहले और एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे भारत में। और इनके समय में जो बातें हुई, और क्या बहुत बातें हुई मैंने बता भी दिया कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति भी इन्हीं के समय में हुई है, चल भी इन्हीं के समय में रहा था, चौरा चौरी कांड भी इनके समय में हुआ था, स्वराज्य पार्टी का गठन इनके समय में हुआ था। कांग्रेस ने रचनात्मक रचना जो क्रिएटिव वर्क है उसको अपना लिया। तो जो है ये सारी बातें जो हैं हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग के समय में। अब आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया कब है? 1784, है ना? और उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे, उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, और यही कारण है पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही इन्होंने गवर्नर से इस्तीफा दिया और वापस चले गए। तो 1784 में, तो ये जो है सुमेलित है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। व्यपकत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं, लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं आया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया, और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया लॉर्ड लिटन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन जो है एक प्रतिक्रियावादी जो है गवर्नर जनरल था। इसने क्या कहा? इसने कहा कि आपको यदि भारतीय भाषाओं में पेपर छापने हैं तो आपको अपने कंटेंट जो है हमारे सामने जमा करने होंगे, साथ ही साथ आपको अपनी प्रेस चलाने के लिए लाइसेंस लेनी होंगी, आपके ऊपर सेंसर रहेगा, आप सरकार के खिलाफ सरकार का आलोचना नहीं कर सकते, सरकार की पॉलिसियों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यदि आप क्रिटिसाइज करेंगे तो आपकी जो है पत्रिका है, आपकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक तरह से भारतीय भाषाओं में चलने वाली भाषा पत्रिकाओं पर एक बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि भारतीय भाषाओं में जो छपने वाली पत्रिकाएं हैं, जो लाखों की सर्कुलेशन में हो चुकी थी और लाखों लोगों तक पहुंच भी रही थी, एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद को फैलाने में, प्रसार में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई। हम इससे संबंधित जब क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें देखेंगे भारतीय प्रेस का विकास अंग्रेजों के समय में, उसमें हम देखेंगे कि भारतीय प्रेस ने कैसे भारतीय राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, और इसने अंग्रेजों की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, लोगों को समझाया कि कैसे अंग्रेजों की नीतियां जो है ज़्यादा शोषक परक है, एक्सप्लोटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करती हैं। तो लोगों को समझ में आना शुरू होगा, और लोग जो है एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू होंगे। एक मास स्ट्रगल का एक जो बैकग्राउंड है, एक फाउंडेशन है, वो तैयार करने का काम भारतीय प्रेस करेगा। इस बात से जुड़ा हुआ था ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश शासन, और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। बाद में चल के लॉर्ड रिपन आएंगे और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर से रोक लगा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं होगा, तो ये हमारा गलत है। लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, ये क्या होगा? लॉर्ड लिटन होगा। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल एक तरह का ऐसा बिल था जिसमें भारतीय जज जो है, भारतीय जज, इसके पहले क्या होता था कि जो कोई केस की सुनवाई आती थी, मान लो कि कोई केस आ रहा है और केस में देखा गया कि जो अपराधी है वो यूरोपियन है, तो इस यूरोपियन का जो केस
वो सिर्फ यूरोपियन जज ही सुनवाई कर सकता है, भारतीय जज सुनवाई नहीं कर सकते थे। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल के माध्यम से यह कोशिश की कि भारतीय जज भी यूरोपियन केसेस को सुन सकें, क्योंकि दोनों का पद बराबर है, यूरोपियन जज हो या भारतीय जज हो। तो उन्होंने कोशिश किया कि यूरोपियन लोगों के मामले भी भारतीय जज के सामने आए। इसके खिलाफ भयंकर विद्रोह हुआ, भयंकर जो है इसका विरोध हुआ, इंग्लैंड में भी विरोध हुआ और यहाँ भी विरोध हुआ, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस बिल के विरोध ने यह दिखाया, कांग्रेस को आईना दिखाया कि यदि संगठित रूप से विरोध किया जाए तो सरकार झुक सकती है और झुक मान सकती है। यही इल्बर्ट बिल के कारण लॉर्ड रिपन को इस्तीफा देकर के जाना पड़ा। इल्बर्ट बिल विवाद जिसको कहते हैं, कंट्रोवर्सी ऑफ इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल किसके समय में आया है? लॉर्ड रिपन के समय में आया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारा गलत था, ये लॉर्ड रिपन के समय में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है हम देखेंगे। चलिए तो 20 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। ओके, ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल टेन्योर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या प्रिजर्वेशन एक्ट कह सकते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? अभी मैंने बात किया था, ये कब आया था? एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ये आया था 1904 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसी एक्ट के माध्यम से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और जॉन मार्शल को उसका डायरेक्टर बनाया गया था। और इसी जॉन मार्शल के देखरेख में जो है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, जो हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो लॉर्ड कर्जन कहाँ है? लॉर्ड कर्जन साहब, सी हमारा सही है। लॉर्ड कर्जन सी के समय में भारत प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये नोट डाउन कर लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कहता है हम देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, अरेंज द टेन्योर ऑफ फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जरा सजाइए। ठीक है, तो आइए सजाते हैं। लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड कर्जन जो है वो, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहता है 1899 से 1905। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो है, चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहता है 1917 से 1921। लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल होगा 1905 से 1910। और लॉर्ड इरविन की जो कार्यकाल होगी वो कार्यकाल है 1927 से सॉरी इनफैक्ट 1926 से 1931। थोड़े कुछ महीने लॉर्ड 1926 में लॉर्ड रीडिंग रहते हैं, उसके बाद से लॉर्ड इरविन आ जाते हैं। तो सबसे पहला होगा आपका 1, क्योंकि सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, सबसे पहले होगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो साहब 3। उसके बाद अब बारी आती है चेम्सफोर्ड की 2, और फिर बारी आती है 4 की सबसे बाद में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में चलेंगे तो क्या मिलेगा? 1 3 2 4। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा आंसर हमारे सामने हाजिर है। इसके साथ ही आगे चलते हैं। ये वायसराय और गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद रखिएगा, कौन कौन कब से कब तक रहा है, क्योंकि ऐसे ही जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर पूछ दिया और आपको साल याद नहीं है तो फिर आप आंसर गलत करके आएंगे, तुक्का मार के आएंगे। तुक्का कभी कभी लड़ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी लड़ता है, तो क्यों ना हम सबको पहले से तैयार करके जाए। Which governor general had taken over the administration of Mysore on the ground of alleged misrule? किस गवर्नर जनरल ने कथित कुशासन के आधार पर मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? मैसूर जो जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी, सहायक संधि स्वीकार करके 1799 में जो है एक तरह से वाडियार राजवंश की पुनः स्थापना हुई। तो 1799 में मैसूर ने क्या एक्सेप्ट किया था? सहायक संधि। सहायक संधि, और सहायक संधि के समय में कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। फिर 1831 में मैसूर पर आरोप लगा करके मैसूर का विलय किसमें कर लिया गया? मैसूर का विलय कर लिया गया किसमें? अंग्रेजी शासन में। 1831 में कौन था भारत का वायसराय? बंगाल का। इनफैक्ट 1831 में भी चार्टर एक्ट आया नहीं, 1833। तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल भी बनेगा? वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1831 में मैसूर का विलय कर लेगा। लेकिन यहीं 1881 में
वापस से मैसूर राजा को मिल दे दिया जाएगा। मैसूर वापस से राजा को मिल जाएगा, है ना, वापस से राजा राजघराना यहाँ पे आ जाएगा, वापस से राजा को। इसके कारण से तो 1881 में जब वापस मैसूर राजा को दिया जाएगा, उस समय कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। तो याद रखिएगा तीनों का नाम। मैसूर पर सहायक संधि किसने थोपा, लॉर्ड वेलेस्ली। मैसूर के ऊपर कुशासन का आरोप लगा के किसने ब्रिटिश राज में मिला लिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और 1881 में लॉर्ड रिपन ने उसे वापस कर दिया। तो यहाँ पे तो कुशासन के आधार पे जो मैसूर प्रशासन अपने हाथों में लेने का जो नाम होगा वो विलियम बेंटिक होगा। विलियम बेंटिक साहब जो है ये मद्रास के भी गवर्नर रह चुके हैं, और मद्रास के गवर्नर रहने के समय ही पहली बार म्यूटनी हुई थी सैनिकों की 1806 में। वेल्लोर म्यूटनी कहा जाता है, तिलक लगाने के नाम पर। तिलक लगाने से मना कर दिया था अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को, जिसके खिलाफ जो है 1806 में जो है म्यूटनी हुआ था। और इस म्यूटनी के खिलाफ जो है एक्शन लिया था विलियम बेंटिक ने। बाद में विलियम बेंटिक को वापस बुला लिया गया इंग्लैंड 1807 में, लेकिन फिर वापस ही आते हैं और वापस आने के साथ भारत का कमान संभालते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 23, देख लेते हैं क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कुछ यूं है, क्या है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश वॉज कंप्लीटेड इन द टाइम ऑफ। तो अभी बात हो चुकी है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय किसके समय में पूरी हुई। तो सिंध की विजय 1843 में हुई थी, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल एलन बरो था। कौन था, एलन बरो जो है भारत का गवर्नर जनरल था, इसीलिए हमारा एलन बरो आंसर होगा। चलिए, ये इस प्रश्न में कुछ नहीं था, इस प्रश्न को हम लोग दोबारा या तिबारा या चौथी बार हम देख रहे हैं, तो इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ जान है नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन में क्या ही होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल इज आर एसोसिएटेड विद एंग्लो मैसूर वार। बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में कौन एंग्लो मैसूर वार से संबंधित है। देखिए जी, अब चेक करते हैं। 4 मैसूर वार हुआ, 4 एंग्लो मैसूर वार हुआ है ना, 4 एंग्लो मैसूर वार हुए। देखते हैं किसका किसका नाम दिया हुआ है एंग्लो मैसूर वार, है ना। अब पहला मैसूर वार तो 1769 से 1767 से 69 चलेगा, ठीक है। दूसरा 1780 से 84 चलेगा। इस समय भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। जो तीसरा जो गवर्नर चलेगा 1890 से 92, 1790 से 92, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चलेगा, ये भी मैसूर वार से संबंधित है। और फिर चौथा जो मैसूर वार है 1799, उस समय कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ऊपर से ए बी सी तीनों ही जो है वो संबंध रखते हैं जो है मैसूर वार से। पहले मैसूर वार के समय में जो कमान संभाला था वो मद्रास की सरकार ने संभाली थी, तो उस समय हम कोई गवर्नर जनरल होता नहीं था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है बहुत बाद में चल के आएंगे, जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आएंगे। तो उनके समय में तब तक मैसूर को मिलाया जा चुका था, सहायक संधि मैसूर ने एक्सेप्ट कर लिया था। ये तीनों ही संबंध रखते हैं, तो हम ई में जाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी एबव जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है कि हु एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। देखो जी, न्यायिक सेवा की शुरुआत तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने ही कर दी थी, जब पहली बार उन्होंने जिला के लेवल पे जो है दीवानी अदालत और जो है फौजदारी अदालत की स्थापना की है उन्होंने। लेकिन न्याय को, जो जुडिशियरी है, उसको एक स्वरूप देने का जो काम किया है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। जो जुडिशियल, उन्होंने एक कॉर्नवालिस कोड बनाया जिसमें सारे नियम और संहिताओं को एक जगह समाहित किया गया है, दीवानी और फौजदारी संहिताओं को। लेकिन तो इसमें आंसर क्या होगा, न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है, न्यायिक संगठन जुडिशियरी को एक स्वरूप देने का काम किया है किसने, कहाँ गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन भारत में। इन्होंने भारत में जो है थाना, आज के समय में थाना और दरोगा जो देखते हैं, थाना और दरोगा सिस्टम, एसआई जो सिस्टम देखते हैं, वो भी किसका देन है, वो भी जो है पुलिस व्यवस्था जो है वो जो है किसकी देन है, वो भी कॉर्नवालिस की देन है। कॉर्नवालिस साहब ने इसकी स्थापना की थी, थानेदारों को की नियुक्ति की थी लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि
26 नंबर क्वेश्चन कहता है, एवरी इंडियन इज करप्ट, हु सेड दिस स्टेटमेंट? नन अदर देन लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि भारतीय बहुत ज्यादा करप्ट हैं, भारतीय बहुत करप्ट हैं, इनको बहुत आसानी से घूस दे करके अपने पक्ष में मिलाया जा सकता है। और ऐसा कुछ भारतीयों के कारण हुआ भी है, क्योंकि भारतीय जो उस समय जो शासन व्यवस्था थी, जो राजघराने हुआ करते थे, उस राजघराने में जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धोखा देना आम सी बात थी। हमने बंगाल के शासन में देख लिया था कि कैसे मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और फिर बाद में चल के जो है मीर कासिम ने भी एक तरह से जो है मीर जाफर को धोखा दिया। तो वहाँ पे चलता रहता था, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, है ना। और मीर कासिम ने जो है मीर जाफर के पुत्र मीरन को मरवा दिया। तो ये आम सी बात थी। कॉर्नवालिस साहब ने कहा कि बहुत आराम से यहाँ के लोगों को हम अपनी तरफ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत लालच दे करके। यहाँ के लोग लालची हैं, करप्ट हैं। हालांकि इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आज के वक्त में भी करप्शन का लेवल भारत में देख लीजिए कहाँ पे कितना है। इवन एक छोटी सी आवासीय, एक छोटी सी जो है इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है, एक छोटा सा रेसिडेंशियल प्रूफ भी बनवाना है, तो उसमें जो है हमारे यहाँ, अब बाकी स्टेट्स की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम बिहार में तो ये देखने को मिला है कि यहाँ पे करप्शन का लेवल हाई है। इवन रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट बनाने में भी पैसे लग जाते हैं। और ईडब्ल्यूएस बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे इतना घूसखोरी है, इतना घूसखोरी है। इसीलिए बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, भले ही जो है बीपीएससी के थ्रू सबसे लोअर ग्रेड की ऑफिसर जो है जॉब मानी जाती है, लेवल 7 में आती है, लेकिन कमाई के मामले में बड़े 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 ऑफिसर्स भी पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि इतना करप्टेड ये पोस्ट है ना। हर जो है पंचायत लेवल में जितनी भी जो है पॉलिसीज जाती हैं, जितनी भी योजनाएं जाती हैं, सब वीडियो के थ्रू ही जाती हैं, और सब में पैसा बंधा हुआ है, सब में पैसा मिलता है, ये शाश्वत है। आंगनबाड़ी में ऐसे अभी सीडीपीओ की रिजल्ट आई, सीडीपीओ जितने भी सीडीपीओ बनेंगे सबका सब घूसखोर बनेंगे, एकदम घूसखोर बनेंगे। क्योंकि पिछले 2004 से लेकर के 2023 तक मैंने जितने भी सीडीपीओ को देखा है नज़दीक से, वो सब सीडीपीओ, एक सीडीपीओ ने कोई ऐसा नहीं हो, एक सीडीपीओ नहीं आई होगी जिसने ईमानदारी से काम किया हो। सबका फिक्स्ड है। पोषाहार आता है, पोषाहार में से भाई अगला साइन होना है, 2300, 2400, 2500 रुपया सीडीपीओ को चला जाएगा। सुपरवाइजर आती है सेंटर चेक करने, एक बार साइन करेगी निरीक्षण पे, सुपरविजन जो लेटर लिखेगी वो उस पे जो है 400-500 रुपये लेके जाती है। हर जगह घूसखोरी है, हर जगह। अब जो सेविका है वो चलाएगी कैसे? जो सेविका है, जिसके माथे जो है सेंटर चलाना है, जो अनौपचारिक शिक्षा देना है, बच्चों को जो है जो है कभी खीर खिलाना है, कभी हलवा खिलाना है, कभी अंडा खिलाना है, कभी खिचड़ी खिलाना है, क्या खिलाएगी उतने पैसे में, है ना। तो ऑब्वियसली जो है, और उसको वेतन कितना मिलता है? वेतन एक सम्मानजनक वेतन भी नहीं मिलता है। सरकार उसको एक सम्मानजनक वेतन भी नहीं देती है आंगनबाड़ी सेविका को। जो सेविका अगर सम्मानजनक वेतन, भाई 5700-5800 रुपये वेतन है। एक दिहाड़ी मजदूर भी रोजाना का 450 रुपये कमा के जाता है। जोड़ लो, अगर वो महीने का 20 दिन भी काम करता है तो 20 चौका जोड़ लो कितना हुआ। तो अब भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप कम से कम एक सम्मानजनक वेतन तो दीजिए। ये तो डिग्निटी पे हमला है, उस सेविका के डिग्निटी पे हमला है ना। तो जब डिग्निटी पे आप हमला कर रहे हैं, सम्मानजनक वेतन नहीं दे रहे हैं, तो फिर इंटीग्रिटी की बात आप नहीं करें सेविका से कि वो उसी पैसे में घूस भी दे सीडीपीओ को, सेविक सुपरवाइजर को भी घूस दे, और जो है सेंटर भी चला ले, सारी चीजें सही कर ले, है ना। एक बार सीडीपीओ आ गई चेक करने तो 5000 रुपये 7000 रुपये लेके चली जाती है। तो यहाँ ये करप्शन का लेवल है बिहार में, हर जगह करप्शन। दारू का देख लो, नीतीश बाबू ने दारू बंद करवाया, कॉल ऑन डिलीवरी है, कॉल करिए डिलीवरी हो जाएगा। सारी ब्रांड्स आपके पास डिलीवरी हो जाएगी। और कोई मरता है, कोई मरता है, थानेदार, थाना के लेवल पे सब सेटिंग है, थाना के लेवल पे सब सेटिंग है। थानेदार को पैसा पहुंच रहा है, थानेदार के बाद इंस्पेक्टर को पैसा पहुंच रहा है, उसके ऊपर अधिकारियों को पहुंच रहा है, सब जगह। पूर्णिया का एसपी पकड़ा गया ना, दयाशंकर, है ना। आईपीएस पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते? जब तक नहीं पकड़े जाते हैं तब तक बहुत ईमानदार होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यूपीएससी में एथिक्स का पेपर देने के बावजूद भी ये करप्ट कैसे हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ आप बनावटी बातें लिखते हैं एथिक्स के पेपर में। यूपीएससी की जो एथिक्स की पेपर है उसमें सिर्फ बनावटी बातें लिख रहे हैं और जाकर के वहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। तो जब तक कोई डीएम और एसपी पकड़ा नहीं जाता तब तक लगता है कि वो इतना ज्यादा ईमानदार कोई आया नहीं। जब कोई डीएम आता है तो कहता है क्या डीएम आया, पब्लिक में देखना उसकी ड्यूटी है। वो सरकारी नौकर है, सिविल सर्वेंट कहा जाता है ना, उसकी ड्यूटी है। तो अगर वो कुछ करता है तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ना करके उसको एकदम महिमा मंडन करना है कि देखिए डीएम साहब बाढ़ में पानी में निकल गए, डीएम साहब जो है नाव पे चढ़ के जो है डिस्ट्रीब्यूशन में निकल गए हैं, सामानों के राहत कार्यों में निकल गए हैं। वो कोई एहसान कर रहा है, उसी के लिए वो एग्जाम दिया, वही कर रहा है वो।
एहसान नहीं कर रहा पब्लिक पे, उसकी ड्यूटी ही वही है, इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो महिमा मंडन क्या किया करना है उसका? तो हमारे समाज में एक महिमा मंडन चलता है। अगर कोई डीएम थोड़ा सा 5% भी अच्छा काम कर दिया, क्या डीएम है, ऐसा डीएम तो कोई आया नहीं है। अरे भाई साहब, अच्छा डीएम होना उसका कर्तव्य है। अब ये दिक्कत यह है कि बाकी डीएम बुरे निकलते हैं तो उसमें थोड़ा सा अच्छा कर दिया तो महिमा मंडन शुरू हो जाता है। और जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक ईमानदार हैं, पकड़े गए तो फिर घूसखोर साबित हो जाएंगे। इवन हमारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, घूस एक जो क्रिमिनल बेल होता है ना, उस पर फिक्स्ड है जजेस का, कितने पे बेल देंगे, 5 लाख रुपया पे बेल मिल जाएगा, इतने पे बेल, इतना जमा कीजिए। और वहां पे जो सरकारी वकील है वो भी अपने मुवक्किल को हरवाने में लगा रहता है, सारा सेटिंग रहता है। खुलेआम चीजें भाई, इसमें जाके धरातल पे देख लो। चलो देखते हैं हम लोग, हर भारतीय भ्रष्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा है। हमारे हम तो, और देखो जी, जो घूस तो लेने वाला लेता ही है, हम देने के लिए तैयार है कि लीजिए सर मेरा पहले काम कर दीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, पहले जाके सर ले दे के कुछ नहीं हो जाएगा। रोड पे पकड़े जाते हैं, लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस में सर कुछ ले दे के कर लीजिए ना। तो हम भी तो करप्ट है, हमारे ब्लड में भी वो दौड़ रहा है चीजें, दौड़ रही है चीजें। और वो जो ऑफिसर है, जो जो अधिकारी है, वो कहाँ से निकला है? हमारे ही समाज से निकल के आया है ना। तो हम खुद करप्ट हैं तो ऑफिसर वो करप्ट तो होगा ही, है ना। तो चीजें इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हम नहीं बदलने वाले, हम नहीं चाहते बदलना। और वहीं कॉलोनियल कॉलोनियल जो है ना, माइंडसेट में अभी भी है, कॉलोनियल माइंडसेट में है, कलेक्टर बाबू। अरे कलेक्टर बाबू वाला माइंडसेट अभी भी चल रहा है ना। जस्ट अ जॉब। जैसे मैं टीचर, एज टीचर हूँ और मेरी जॉब है आपको एडुकेट एडुकेट करना, आपको शिक्षा देना, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना, ठीक वैसे ही वो पब्लिक सर्वेंट है, उनका जॉब है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का। महिमा मंडन कलेक्टर बाबू का और जो है कप्तान साहब का नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज का एक बहुत गलत सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। द एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध? आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814-15 में होता है। और 1814-15 में कौन होता है? भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है। और इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद कौन सी होगी? सुगौली की संधि होगी। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात जो है सुगौली की संधि होगी। यही ऐतिहासिक सुगौली मेरा जो है गांव है, सुगौली ही, यही ऐतिहासिक जो सुगौली है मेरा गांव है। बहुत मुझे गर्व होता है कि एक तो मैं गांधी की कर्म भूमि से हूँ, गांधी की कर्म भूमि से हूँ, चंपारण से हूँ। और दूसरी मुझे गर्व इसमें होती है कि मैं उस ऐतिहासिक जगह से हूँ जिस जो जहाँ पे वो संधि हुई जिसके बाद से भारतीय क्षेत्र में कुमाऊं, शिमला, गढ़वाल जैसे इलाके को मिलाया गया। और ये आज जो है हम इतने सारे हिल स्टेशन हमारे पास है। तो सुगौली की संधि जो है होती है 1815 में, और 1816 में ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और ये आज भी जारी है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 27 के बाद 28 पे चलते हैं हम लोग। 28 पे प्रश्न है, प्रश्न है कि which of the following policy was adopted for the merger of Awadh with the English state by Lord डलहौजी? लॉर्ड डलहौजी के ने अवध को अंग्रेजी राज में विलय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई है? अब मैं बता दूं कि भाई, अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब, उनका पुत्र था, एक 2 वर्षीय पुत्र था, बिरजिस कादिर। और बिरजिस कादिर चूंकि पुत्र था तो इस पे सहायक संधि वाली जो हड़प की नीति लागू नहीं होती कि इनके अपने उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी होने के कारण अवध को नहीं मिलाया जा सकता है। अब क्या बहाना लगाया जाए, क्योंकि अवध बहुत बड़ा क्षेत्र है और अवध का विलय जो है इनके साम्राज्यवादी नीति को पूर्ण कर देता है ना, इनका जो मास्टर प्लान था उसको कंप्लीट कर देता। अब बहाना क्या बनाया जाए? तो 1854 का जेम्स आउटरम का रिपोर्ट बनाया गया। 1854 में जेम्स आउटरम आउटरम 1854 में जेम्स आउटरम जो है, जो उस वक्त जो है जेम्स आउटरम क्या है, उस वक्त 1854 में जब ये रिपोर्ट दे रहे हैं, इनफैक्ट अवध का विलय जब 1856 में हुआ उस समय भी यही रेजिडेंट है, ब्रिटिश रेजिडेंट। सहायक संधि के अंतर्गत एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाता था जो अवध को एक तरह से जो है उनकी सहायता करता था प्रशासन में। तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट आई और इस आउटरम के रिपोर्ट में यह लिखा था कि अवध में बहुत कुशासन है, लोग जो हैं
अवध के नवाब से परेशान हैं क्योंकि अवध के नवाब से शासन चल नहीं रहा है, लोग जो है दयनीय स्थिति में हैं। अब ये रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया गया और कुशासन का आरोप लगा करके अवध को मिला लिया गया ब्रिटिश राज्य में, और वो रिपोर्ट था जेम्स आउटरम का रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी नीति अपनाई गई? कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और जो है क्या किया गया, उसको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया है। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ अवध व्हेन अवध वाज मर्ज्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर? तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? यही अभी चर्चा हुई है, कौन था? उसी के रिपोर्ट के आधार पे अवध को मिलाया गया, और कौन था? जेम्स आउटरम। कौन था? जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम बिहार के 1857 की क्रांति के समय में बिहार के क्रांति को दबाने में सबसे बड़े रोल में थे। इन्होंने ही बिहार के क्रांति को दबाया था विंसेंट आयर के साथ मिलके, है ना। विंसेंट आयर के साथ मिलके इन्होंने बिहार के 1857 की क्रांति को दबाने का काम किया था। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ओके, मर्जर ऑफ सतारा तो 1848 में हुआ है, 1848 में हुआ है तो ये गलत है, 1849 में नहीं होगा। पंजाब का विलय 1849 में हुआ है तो ये उल्टा दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अवध का विलय 1856 में हुआ, ये सही है, अवध का विलय 1856 में हुआ है। और झांसी का विलय 1855 में, झांसी का विलय 1855 में नहीं, 1853 में हुआ है। झांसी का विलय कब हुआ है? 1853 में। 1855 में तो करौली का विलय हुआ है, करौली का विलय हुआ है, तो यहाँ पर भी गलत है। हमारा सिर्फ सुमेलित कौन है? सी नंबर, अवध का विलय। मर्जर ऑफ अवध इज करेक्ट आंसर 1856, बाकी सब गलत है, और जो गलत है उसको मैंने सुधार दिया। सतारा का विलय 1848 में, पंजाब का विलय 1849 में, और झांसी का विलय 1853 में, और 1855 में किसका विलय हुआ है? करौली का विलय हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है? विच, अच्छा इसका हिंदी नहीं हो पाया, ओके सॉरी, गलती हो गई, गलती सलती माफ। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल लेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? ये तो इतना ट्रेंडी क्वेश्चन है भाई साहब, ये बच्चा बच्चा के जुबान पे होता है, बच्चा बच्चा के जुबान पे होता है। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी के समय में फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, इसमें कुछ है ही नहीं यार, इसमें क्या और क्या बताया जाए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लास्ट मेजर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस इन, है ना। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? डफरिन के समय में। डफरिन के समय में। बर्मा युद्ध होगा डफरिन के समय में 1886 में, 1886 में बर्मा युद्ध होगा। बर्मा युद्ध में जो है बर्मा को फाइनली, जो आज के समय में म्यांमार कहा जाता है, म्यांमार को फाइनली जो है ब्रिटेन को में, ब्रिटिश राज्य में, ब्रिटिश भारतीय राज्यों में मिला लिया जाएगा। तो डफरिन के समय में जो है अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, जिसमें बर्मा को, म्यांमार को हमने भारतीय क्षेत्र में मिला लिया है। बाकी नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो होना था विलय की नीति, और लिटन के समय में जो है लिटन के समय में क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। कर्जन के समय में कोई युद्ध नहीं हुआ है दूसरे राष्ट्रों के साथ, या विस्तारवादी नीतियों को वहाँ पे कहीं भी कुछ भी जो है स्कोप है नहीं। तो लॉर्ड डफरिन के समय में जो है अंतिम विस्तार किया गया ब्रिटिश साम्राज्य का, जब म्यांमार को मिलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सपरेशन ऑफ ठग्स? निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से संबंधित था? ठगों का दमन, ये प्रश्न दोबारा हो रहा है, पहले भी हो चुका है। तो इसमें जो है 1830 में हुआ था, 1830 में इसका दमन किया गया था। जो है गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक साहब थे, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की। उस अधिकारी का नाम था कार्ल स्लीमैन। कार्ल स्लीमैन बीपीएससी इस पे प्रश्न पूछ चुका है और बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो कार्ल स्लीमैन के समय में ठगों का दमन हुआ था, ठगी का दमन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर है। 34 नंबर क्या कहता है, जरा देख ले। 34 नंबर कहता है कि 34 नंबर कहता है कि ऑन नवंबर 1st 1858 क्वींस विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन was read out at इलाहाबाद बाई। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा इलाहाबाद में पढ़ी गई थी, किसके द्वारा? अब मतलब इसमें कुछ है नहीं, क्या है इसमें? 1857 की लड़ाई के समय में कौन था गवर्नर जनरल?
लॉर्ड कैनिंग, और वहीं कंटिन्यू भी रहा, वहीं आगे भी रहा, जो वायसराय रहेगा। तो सिंपल सी बात है, कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा, है ना। 1856 से 58 तक गवर्नर जनरल रहता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और 58 के बाद से जो है भारत का प्रथम वायसराय हो गया, प्रथम वायसराय हो गया। तो ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा, सॉरी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 35 नंबर कहता है, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड टुक प्लेस इन। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली जनगणना कहाँ हुई थी? सॉरी, कब हुई थी होगा, कब हुई थी, कब, किसके समय में हुई थी? तो किसके समय में हुई थी? 1772 में। 1772 में पहला प्रयास हुआ था जनगणना का, पहला प्रयास हुआ था, और सेंसस का, जनसंख्या गिनने का। और 1881 से रेगुलर जो है, यह प्रश्न भी बीपीएससी पूछ चुका है, याद रखिएगा। 1881 से रेगुलर जो है हर 10 साल पे हम जनगणना करते हैं, और 2021 की जनगणना का अभी रिजल्ट आना बाकी है, इसका डेटा आना बाकी है। तो 1772 में पहली बार प्रयास हुई थी, और 1869 से, आम सॉरी 1869, 1772 लिख दिया मैंने, आई एम वेरी सॉरी, 1872 में पहली बार प्रयास हुई थी। 1869 से 72 तक जो है कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। बहुत प्रतिक्रियावादी जो है गवर्नर जनरल था, बहुत संकीर्णवादी गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली बार जनगणना करने की कोशिश हुई, और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में क्या करने की कोशिश की गई? रेगुलर जो है अब जनगणना होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे लॉर्ड मेयो की हत्या हो जाती है जब ये पोर्ट ब्लेयर जाते हैं। काला पानी की सजा होती थी पोर्ट ब्लेयर में, हमारे तिलक साहब को भी हो चुकी थी, बाल गंगाधर तिलक को भी, और कई सारे बीडी सावरकर से लेकर के कितने सारे हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वहाँ पे काला पानी की सजा भुगते हुए थे, और काला पानी की सजा में अधिकतर लोग मारे जाते थे। हालांकि बीडी सावरकर ने जो है जेल काटने, काला पानी की सजा काटने के बाद कुछ वर्षों तक माफीनामा लिख दिया था, और माफीनामा बार बार लिखा, जिसके बाद से अंग्रेजों ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने इसकी बात की प्रॉमिस की कि इसके बाद से जो है मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में नहीं रहूँगा जो भारतीय ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ हो। और इसके बाद से जो है बीडी सावरकर अंग्रेजों के पेंशन कर्ता बन गए, पेंशन लेने वाले बन गए। और यहीं से जो है, इसीलिए बीडी सावरकर के जीवन का दो पार्ट कह सकते हैं। काला पानी की सजा के पहले एक प्योर क्रांतिकारी, भारत एक प्योर जो है स्वतंत्रता सेनानी, पूरी तरह से जो है उसी दौर में उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लंदन में इंडिया हाउस में बैठ के, जो श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित की गई थी, और वहीं से वो गिरफ्तार होकर आते हैं। तो फिर वहाँ वो वाली एक लाइफ है जिसमें प्योर रेवोल्यूशनरी का एक फॉर्म दिखता है, उनका एक रूप दिखता है। लेकिन उसके बाद जो है उसमें जो बदलाव होगा, बहुत रेडिकल बदलाव होगा, और उसके बाद एक जो है ना हिंदूवादी नेता के रूप में उनकी उभार होगी, और मुसलमानों से एक ज़्यादा जो है एक नफरत की भाव वाली जो है उनके अंदर भाव रहेगी। तो हालांकि थे ब्राह्मण, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े नॉनवेज खाते थे वो। नॉनवेज उन्होंने, गांधी गांधी उनसे मिलने गए, गांधी जी मिलने गए, तो उनको उन्होंने ऑफर किया कि खाइएगा मछली। अरे बोले बाप रे बाप, हम नहीं खाते भाई, मरवाड़ी लोग नहीं ना खाता, मरवाड़ी लोग एकदम नहीं खाता। तो यहाँ पे किसके समय में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था पहली बार जनगणना 1772, सॉरी 1872 में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, 1872 में हमने जनगणना करा ली, फिर 1881 में रेगुलर जनगणना करा ली, और उसके बाद हर 10 साल पे हमारी जनगणना होती आ रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि 36 नंबर, विच वायसराय वॉज असैसिनेटेड। अभी आ गई बात, देखो अभी चर्चा हो रही थी। विच वायसराय वॉज असैसिनेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड व्हेन ही वाज ऑन टूर बाय ए कन्विक्टेड फेलोन। किस वायसराय के अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह में जब वो दौरे पर थे, एक दोषी अपराधी द्वारा हत्या कर दी गई। शेर खां नाम था उसका, एक शेर खां नाम था। किसकी हत्या की गई? लॉर्ड मेयो की, 1772 में। लॉर्ड मेयो एक लौते ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी भारत में हत्या की जाएगी। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग की भी प्रयास की जाएगी। लॉर्ड हार्डिंग को 1908 में खुदीराम बोस कह रहे हैं, रास बिहारी बोस द्वारा दिल्ली जो है, दिल्ली में बम मार करके उनकी हत्या करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें रास बिहारी बोस के 2 लोग गिरफ्तार होंगे। ठीक है, तो उस समय जो है उनके खिलाफ भी एक तरह की साजिश रची जाएगी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। लॉर्ड में हो गया। अगला प्रश्न है, द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ विगरस फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान वाज। अफगानिस्तान के प्रति सशक्त अग्रगामी नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल था। तो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड, याद रखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड जो है पहला गवर्नर जनरल था जिसने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया,
और दूसरा गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, इसके समय में प्रथम अफगान आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और दूसरे समय में है लॉर्ड लिटन। इन दोनों में से कोई भी अगर नाम हो फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर के, अग्रगामी नीति को लेकर के, कौन सा नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी अगर हिंदी में भी लिखा हो या अग्रगामी नीति, तो सीधे सीधे इन दोनों का नाम खोजेंगे। अगर ये होगा तो ठीक है, वरना हम नॉन ऑफ दी अबव में लगाएंगे जाएंगे। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन दिया है डी, बाकी तो लॉर्ड ऑकलैंड दिया नहीं। लॉर्ड ऑकलैंड दिया जाता है, दोनों नाम दिया रहता है तो हम उपरोक्त में से एक से अधिक पे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ लॉर्ड लिटन दिया है, लॉर्ड लिटन जो है हम आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हुए हम अगले प्रश्न को देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वेयर डिड माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन रूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। देखो ये मद्रास के गवर्नर जनरल, मद्रास के गवर्नर रहते हैं बहुत लंबे समय तक। मद्रास के गवर्नर, इसमें पूछा नहीं है, बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है। माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन कहाँ के गवर्नर रहे हुए हैं? मद्रास के गवर्नर रहे हुए हैं। चलिए इसमें कुछ नहीं था, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? क्या कहता है? द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज शेप ड्यूरिंग द 1848 टू 1855। लोक निर्माण विभाग का गठन 1848 से 55 के दौरान किसके समय में हुआ था? तो ये सोचो इस समय में कौन था, है ना? लॉर्ड डलहौजी ही था ना। तो क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी कहाँ है? ए नंबर। लॉर्ड डलहौजी जो है उसने भारत में क्या क्या स्थापित किया? रेल निर्माण। लॉर्ड डलहौजी के हिस्से क्या क्या आता है? रेल निर्माण, तार सेवा, टेलीग्राम, लोक निर्माण विभाग, है ना, पीडब्ल्यूडी, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो लॉर्ड डलहौजी के वक्त में हुई हैं। ठीक है, डाक व्यवस्था, और डाक व्यवस्था भी इनके समय में आई है। ठीक है, पोस्टल सर्विस। ठीक है, तो ये सब लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए लोक निर्माण विभाग किसके समय में? और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने हाजिर किया जाता है। ये हमारा पार्ट 1 था, गवर्नर जनरल और वायसराय का पार्ट 1 हमने देखा। पार्ट 2 अभी आना बाकी है, सो दिल थाम के बैठिए। पार्ट 1 हमने अभी देखा है, उसका अंतिम प्रश्न आना बाकी है। इसके साथ प्रश्न पार्ट 2 आएगा और इसके लिए दिल थाम के बैठना है, क्योंकि पार्ट 2 में और भी शानदार क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसीलिए इसमें हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जो है ना लाने की कोशिश करी है। तो अब अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बहुत शानदार है। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। क्या हो रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, लोक प्रशासन की नींव मजबूती से वारेन हेस्टिंग्स ने रखी, जिसे मजबूत आकार कॉर्नवालिस ने दिया था। ठीक है, तो प्रशासन की सबसे पहली जो अगर एक रूपरेखा तय किसी ने की है तो वो वारेन हेस्टिंग्स ने की है, क्योंकि इनके बाद से ही आने के बाद द्वैध शासन खत्म होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाता है और उसको एक स्वरूप देने की कोशिश की गई। और बाद में कॉर्नवालिस आकर के उसको एक रिफाइंड स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हम गलत कथन पूछ रहा है। दूसरा, क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी का नागरिक और सैन्य सुधारों का अंजाम देने का श्रेय दिया था। एकदम सही है। क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के नागरिक और सैन्य सुधार जो है सिविल और जो आर्मी से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उन्होंने किए हैं। ये बहुत बड़े जो है एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, बहुत बड़े जो है कमांडर रह चुके हैं। तो ये जो है ये भी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन क्या कहता है? सर लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे महान ब्रिटिश शासकों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया था। इन्होंने क्या मजबूत किया था भाई? इन्होंने क्या मजबूत किया था? इनको तो नहीं 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 नहीं, यही सी ऑप्शन तो होगा हमारा। यही सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। यही सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे महान ब्रिटिश शासक थे। ये ठीक था, लेकिन ये बात गलत है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया था, है ना। इनके समय में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ था जिसमें एक्सपेंशन दिखे, है ना। हालांकि कुछ राज्यों को इन्होंने कुप्रशासन के आधार पर मिलाया था, लेकिन एक्सपेंशन जो है इंपीरियल जो है पॉलिसी है उसमें नहीं दिखती है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, ये सही है। तो हमारा सी आंसर जो है वो नहीं होगा। यही आंसर हमारा सही है, करेक्ट है, सुमेलित नहीं है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे।
आशा है आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को देखने में। पूरा का पूरा लेक्चर आप देखा करें, तब मज़ा आएगा, और बार बार रिवीजन करें। डेटा आजकल कितना सस्ता हो गया है, डेटा आजकल एक दिन में 2.5 GB 3 GB भी डेटा मिल रहा है। हम लोग के समय में उतनी जो फैसिलिटीज़ नहीं, हम लोग समय में कहने का मतलब है कि कुछ साल पहले तक 2015-16 के पहले भी तक डेटा इतनी महंगी हुआ करती थी। अभी देखो कितनी सस्ती हो गई है। तो इसी के साथ जो है लेता हूँ विदा आपसे, इस वादे के साथ कि अगले लेक्चर में और भी शानदार क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, बाकी लेक्चर्स को भी देखिए। बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स पे भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, उन पे उनको भी लगातार देखते रहिए। साथ ही साथ आप हमें लाइक देना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, और जो नए छात्र हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन का। चलिए लेता हूँ विदा, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर वीडियो।